Next series. Yes, yes. Okay. Am I audible now? Okay, let's begin. So here revision series है. Okay, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. Okay, let's begin. So here question number 1 is on your screen. Full fathom 5 thy father lies, of his bonds are coral made, those are pearls that were his eyes. Okay, so ये एक कॉट है और आपको बतानी है ये कॉट किस वर्क से है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, नन ऑफ दीज. सो सभी ऑप्शन शेक्सपियर के हैं, यानी कि शेक्सपियर के प्ले से ये कॉट है और बहुत बार पुटअप भी की जा चुकी है एग्जाम में. तो आपको ये बताना है कि ये किस प्ले से रिलेटेड है. फुल फैदम फाई दाई फादर लाइज, ऑफ हिज बॉन्स आर कॉरल मेड, दोज आर पर्स दैट वर हिज आईज. इस तरह की लाइंस हमें द टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 2 में देखने को मिलती हैं. ठीक है, और स्पीकर इसमें जो उनके फादर की बॉडी है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोलते हैं सी को, समुद्र को कहते हैं कि जो उनकी बॉन्स हैं वो कॉरल में चेंज हो जाएंगी और उनकी आईज पर्ल्स में चेंज हो जाएंगी. तो ये लाइंस हो जाती हैं द टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 2, जो शेक्सपियर का फेमस प्ले हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले फीचर्स अ मास्क विद जूनो, सेरेस एंड एरिस. वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. Midsummer Night's Dream, The Tempest, Much Ado About Nothing, या Twelfth Night. So tell me the right answer. Yes, give your answer in comment box. So कौन सा प्ले यहाँ पर फीचर करता है एक मास्क को, किसके साथ? जूनो, सेरेस एंड एरिस. किस प्ले में ये तीनों एक मास्क वहां पर अरेंज करते हैं, ये आपको बताना है. ओके, यस, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, यस. So choose your answer. So here, which play features a mask with Juno, Ceres and Ares? तो ये हमें द टेम्पेस्ट में देखने को मिलता है. इसमें 3 गॉडेसेस हैं जो कि एक मास्क के थ्रू अपीयर होती हैं और वहां पर फर्डिनेंड मिरांडा को ब्लेसिंग करती हैं उनके यूनियन होने में, मीन्स उनके एक होने में उनको आशीर्वाद देती हैं. और ये वहां पर सिंबल है हार्मोनी का नेचर एंड ह्यूमैनिटी के बीच. ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्ले जिसमें हमें एक मास्क देखने को मिलता है और हमें ये 3 गॉडेसेस देखने को मिलती हैं, जूनो, सेरेस एंड एरिस. राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज which position did John Milton hold in the government of Oliver Cromwell? Secretary for Foreign Tongues, Secretary for Domestic Affairs, Chancellor of the Explorer, Chancellor of the Exchequer, Lord Chancellor. So choose your answer. Which position did John Milton hold in the government of Oliver Cromwell? किस पोजीशन पर थे वो क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में, क्योंकि वहां पर सबसे पहले चार्ल्स फर्स्ट का रेन था, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन होता है. रेस्टोरेशन जब होता है तो उनके सन वहां पर बैठते हैं और इस बीच क्या क्रॉमवेल की गवर्नमेंट वहां होती है. तो जॉन मिल्टन को जो पद दिया गया होता है वो होता है सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स का. जॉन मिल्टन सर्व्ड एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स 1649 से 1659 अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल. ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रांसलेट करने का काम करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस. ओके, यस, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस. सो प्रिजनर बोलेंगे, फ्यूजिटिव, कॉन्विक्ट या एक्यूज्ड, क्या बोलेंगे? ये इजी क्वेश्चन हो जाता है, गाल सर्दी का फेमस वर्क भी है. सो चूज योर आंसर. यस, ये हो जाता है. क्या प्रिजनर के बारे में बात कर लेते हैं. प्रिजनर कौन होता है जिसको प्रिजन में रखा जाता है? कॉन्विक्ट, यानी कि ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें कोई गिल्टी होता है किसी क्राइम को लेकर, तो उसे बोला जाता है कॉन्विक्ट.
एक्यूज्ड की बात करते हैं कि टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, है ना, यानी कि जिसने नियम को तोड़ा हो या कुछ गलत करा हो वो एक्यूज्ड होता है। फ्यूजिटिव एक ऐसा पर्सन जो कि बच के भागता है पुलिस से, सो उसे फ्यूजिटिव बोलेंगे। सो राइट आंसर इज फ्यूजिटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से दूर भागता हो वो होगा कौन, फ्यूजिटिव। ओके, गाल सर्दी का प्ले भी है इस नाम से, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ड्रामेटाइजेज द लाइफ ऑफ जॉन कॉन्ट ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर? We have 4 options here: Richard II, Henry IV Part 1, Henry V, Henry VIII. So choose your answer. Yes. इनमें से कौन सा प्ले लाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट की लाइफ को दिखाता है जो ड्यूक ऑफ लैंचेस्टर हैं? ओके, बी। ओके, चूज योर आंसर एंड गिव इन कमेंट बॉक्स। रिचर्ड सेकेंड इज द राइट आंसर, ए। रिचर्ड सेकेंड में जॉन ऑफ गॉन्ट का कैरेक्टर हमें दिखाई देता है जो ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर हैं। ओके, सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये हिस्टोरिकल प्ले है, जॉन ऑफ गॉन्ट इसमें दिखाई देते हैं, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर जो हैं रिचर्ड सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर हैं जो किंग हैं, हाईलाइटिंग हिज इन्फ्लुएंस ऑन द किंग, जो किंग का इन्फ्लुएंस है उसको हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट इज they also serve who only stand and wait. Which work is this quote from? Choose your answer. Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist, Sonnet 19. So ये जो quote है ये कहाँ से ली गई है? Choose your answer. Okay, so ये है Sonnet 19 से ये ली गई है, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, क्योंकि ऑप्शन में सोनेट 19 है तो हम चूज करेंगे आंसर सोनेट 19 से ये कॉट ली गई है, जिसमें मिल्टन पेशेंस और क्वाइट सर्विस जो है उसकी वैल्यू को वहां एम्फेसाइज करते हुए शो होते हैं, टाइम्स ऑफ इनएक्शन की बात करते हैं। ओके, यस यू आर राइट। नेक्स्ट इज अबेस्ट द डेविल स्टूड एंड फेल्ट हाउ ऑफुल गुडनेस इज, विच वर्क इज दिस कॉट फ्रॉम? कौन से वर्क से ये कॉट ली गई है, तो ये आपको बताना है यहाँ। पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट या एरियोपेजिटिका, ठीक है। ये अबेस्ट द डेविल स्टूड, क्योंकि इसकी लाइन देखकर ही आप समझ गए होंगे, तो ये जो कॉट है ये पैराडाइज लॉस्ट की है, जो एपिक पोयम है, ठीक है, बाय जॉन मिल्टन। बुक 4th में पैराडाइज लोस्ट में डिस्क्राइब किया गया है सैटन का जो रिएक्शन होता है, जो एडन की ब्यूटी है और गुडनेस ऑफ गॉड है उसको शो करने के लिए, तो तब ये लाइन पैराडाइज लोस्ट में बोली जाती है, अबेस्ट द डेविल स्टूड एंड फेल्ट हाउ ऑफुल गुडनेस इज। ओके, नेक्स्ट, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, वेल नॉन लाइन्स है, आप इनको अच्छे से पहचानते हैं। व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज दिस कॉट एसोसिएटेड विद? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट इस कॉट से रिलेटेड है? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, विक्टोरियनिज्म या मॉडर्निज्म? ओके, चूज योर आंसर। सो रोमांटिसिज्म इज द राइट आंसर। ये जो लाइन्स हैं ये आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ की हैं, और वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म से रिलेट करते थे। वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800 में हमें ये लाइन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ बोलते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मे बी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप इसको ध्यान रखना, जो डिफाइन करती हैं कॉर प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री को। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोरसाइट सागा ट्रायोलॉजी? ठीक है, फोरसाइट सागा की ट्रायोलॉजी के सिग्निफिकेंस आपको चूज करने हैं। इट एक्सप्लोर्स द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी, इट पोर्ट्रेज द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, it examines the impact of World War I on British society, it chronicles the fortunes of the Forsyte family। फोरसाइट सागा जो ट्रायोलॉजी है उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है, तो ये आप वेल नोन है कि ये ट्रायोलॉजी फोरसाइट फैमिली पर लिखी गई थी, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, ये क्रॉनिकल है फॉर्च्यून ऑफ द फोरसाइट फैमिली का। फोरसाइट सागा ट्रायोलॉजी है जिसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी एंड टू लेट जैसे प्ले देखने को मिलते हैं, जो फोरसाइट फैमिली और उनसे रिलेटेड मल्टीपल जनरेशन को वहां शो करते हैं। नेक्स्ट इज हु इन्फ्लुएंस्ड गाल्सवर्दीज राइटिंग स्टाइल?
ठीक है, गालसर्दी का राइटिंग स्टाइल किससे प्रभावित था? चार्ल्स डिकेंस, लियो टॉलस्टॉय, हेनरिक इब्सन एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये गालसर्दी का जो राइटिंग स्टाइल था ये तीनों से इन्फ्लुएंस था। जो गालसर्दी थे, चार्ल्स डिकेंस, लियो टॉलस्टॉय एंड हेनरिक इब्सन। ठीक है, तो ये जो उनकी राइटिंग स्टाइल की शेप है, रियलिज्म, ये वहीं से हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरी लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर 1807 was written for। मैरी लैम्स का जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 वर्क है वो किसके लिए लिखा गया था? एडल्ट रीडर्स, चिल्ड्रन, स्कॉलर्स या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस? इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये किसके लिए लिखा गया था? तो ये जो मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब दोनों सिबलिंग्स थे, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चिल्ड्रन के लिए लिखा गया वर्क था। शेक्सपियर्स के प्लेज से अडेप्टेड था और इसमें चिल्ड्रन की स्टोरीज थी। ठीक है, मैरी लैम्ब्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इंक्लूड्स एडेप्टेशन ऑफ, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। ओनली ट्रेजेडीज, ओनली कॉमेडीज, अ मिक्स ऑफ ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज या ओनली हिस्ट्रीज। यानी कि जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है उसमें शेक्सपियर के किन प्ले से रिलेटेड था? वो कॉमेडीज से, ट्रेजेडीज से या बोथ ऑफ या ओनली हिस्ट्रीज से? तो ये हो जाता है अ मिक्स ऑफ ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज। ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज दोनों से रिलेटेड था। ठीक है, मैरी लैम्ब का जो एडेप्टेशन था शेक्सपियर के प्ले से, जिसमें रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड हैमलेट जैसे प्ले उन्होंने रखे थे। ठीक है, इनसे स्टोरी रखी थी। तो अ मिक्स ऑफ ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज उन्होंने इंक्लूड किया था। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर लैम्ब का एनालिसिस देखने को मिलता है। चार्ल्स लैम्ब ने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पर लिखा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। सो चूज योर आंसर। शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट क्विकली। Okay, now choose your answer. We have 4 options: adjective, adverb, noun and verb. Yes. So here she finished. Finished क्या है यहाँ पर? verb को show कर रहा है। Read carefully. ठीक है, finished यहाँ पर verb show कर रहा है, the project quickly। ठीक है, so यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्या करता है? यू नो वेरी वेल, एडजेक्टिव व्हेन वी मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन, है ना, तब एडजेक्टिव का यूज होता है। एडवर्ब कब यूज होता है? एडवर्ब किसके एक्सटेंट में? लाइक हाउ, व्हेन और हु का आंसर हमें मिले, या टू व्हाट एक्सटेंट अबाउट द वर्ब और एन एक्शन, तो वहां पर एडवर्ब होता है। नाउन आप अच्छे से जानते हैं, वर्ब भी जानते हैं, एक्शन और स्टेट। तो शी फिनिश्ड यहाँ पर कि उसने क्या किया? फिनिश कर लिया। वर्ब है द प्रोजेक्ट क्विकली। कैसे प्रोजेक्ट फिनिश किया उसने? क्विकली, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ शी फिनिश देयर प्रोजेक्ट क्विकली। सो यहाँ पर करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगी एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस द मैन हु वाज वियरिंग अ हैट वॉक डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पहचाननी है सेंटेंस की कि किस टाइप का सेंटेंस है। द मैन हु वाज वेयरिंग अ हैट, कि एक मैन जिसने हैट पहनी हुई थी, वॉक डाउन द स्ट्रीट। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो सबसे पहले आपको इनकी आईडी पता होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस आप अच्छे से जानते हो क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस? लाइक हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, लेकिन इसमें द मैन हु वाज वियरिंग अ हैट वॉक डाउन द स्ट्रीट, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वन इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? कंपाउंड जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज हो और जो कंजक्शन से ज्वाइंट हो, ऐसा कुछ है इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाइक वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज होती है, और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या ऐसा है? अब देखो द मैन, जो एक मैन है, हु वाज वेयरिंग अ हैट, कि जिसने एक हैट पहनी हुई है, वॉक डाउन द स्ट्रीट में घूम रहा था। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लोज जो कि एक एडिशनल इन्फो प्रोवाइड कर रही है, सो इट इज द राइट आंसर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड दैट इन द सेंटेंस आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, कि मैं मानता हूं कि वो ऑनेस्ट है। तो इसमें आपको दैट बताना है कि ग्रामेटिकल फंक्शन
क्या है इसका, कंजक्शन है ये, यहाँ पर प्रोनाउन है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, ठीक है, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन या प्रीपोजिशन। अब आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। प्रोनाउन यानी कि जो रिप्लेस करता है नाउन और प्रोनाउन, है ना, रिप्लेसिंग होता है, तो दैट, तो इसमें दैट इज नॉट रिप्लेसिंग अ नाउन और प्रोनाउन हियर। एडवर्ब, मॉडिफाइंग अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, सो हियर ऐसा कुछ नहीं है, नॉट मॉडिफाइंग अ वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। और प्रीपोजिशन क्या होती है, जो रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेज, सो ऐसा कुछ यहाँ पर शो है, वर्ड्स एंड फ्रेज के बीच दैट प्रीपोजिशन रिलेशनशिप शो कर रहा है। और एक कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, जो कनेक्ट करता है मेन क्लोज से, ठीक है, सेंटेंस, सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पर दैट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज को। सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि ही इज ऑनेस्ट, किससे कनेक्ट कर रहा है, आई बिलीव, कि मैं मानता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज को किससे, मेन क्लोज से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, गिव योर आंसर, कंजक्शन, कंजक्शन होगी। क्या होता है कंजक्शन, मीन्स कहाँ पर जो क्या करती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कनेक्ट करती है डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज से, ओके। नेक्स्ट, नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcomes not to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands, ठीक है। ये लाइन कौन है, इसके ऑथर, कौन सी पोयम है, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले या लॉर्ड बायरन। इजी क्वेश्चन है, PYQ से है, नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। तो ये जो लाइन्स हैं ये सॉलिटरी रीपर से हैं, और बी वर्ड्सवर्थ इसके ऑथर हैं, 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कंसीडर किया जाता है, गिल्ट एंड सोरो, द एक्सकर्शन, द प्रिल्यूड और पीटर बेल। चूज योर आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मूव किया गया है कि ऑटोबायोग्राफिक एपिक कौन सा है वर्ड्सवर्थ का। यस, तो इन्होंने तो इसका टाइटल भी नहीं दिया था ना, इसका टाइटल भी किसी और ने ही दिया था, ठीक है। तो द प्रिल्यूड 1850 में इन्होंने लिखा था, पोएम टू कॉलरिज से इन्होंने लिखा था, और यही वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ऑपस भी बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखना, यानी कि एक स्पेशल वर्क। और ऑटोबायोग्राफिकल क्यों इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक चाइल्डहुड मेमोरीज जिसमें बुक 1 to 3 इंक्लूड की जाती हैं, कैम्ब्रिज ईयर्स बुक 4 to 6 इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस की वो बात करते हैं बुक 7 to 9 में, जो उन्होंने फ्रांस का और लंदन का, यूरोप का टूर किया था, उस ट्रैवल एक्सपीरियंस को वर्ड्सवर्थ के इस बुक में, बुक 7 to 9 में शो किया गया है। उनका लिटरेरी करियर एंड उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बुक 10 to 14 में शो की गई है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इस बुक में होने के कारण इसको वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कंसिडर किया जाता है। द प्रिल्यूड 1850 यानी कि पोएम टू कॉलरिज टाइटल से उन्होंने लिखा था, लेकिन ये जो टाइटल है पॉस्थ्यूमसली दिया गया था, और इसी को ही वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस माना जाता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन हैव अ गुड डे।